जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि दिसंबर मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं 33वें व्यास सम्मान 2023 की। तो ये किसके लिए दिया गया है? पुष्पा भारती के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों दिसंबर 2023 को हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। ओके, और किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनका एक संस्मरण है जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था। ये कौन सा संस्मरण है? यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है। और इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान है ये किसको दिया गया था? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था। जो व्यास सम्मान है ना ये 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। हम बात करें कि पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा के लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया था। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन फातिमा बसीम। ये ऑपरेशन पोस्ट क्या होता है? तो ऑपरेशन पोस्ट उसे कहते हैं जहां से दुश्मन पर नजर रखी जाती है और अपनी सीमा की रक्षा करी जाती है। ठीक है, और इस पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा बसीम। और नंबर बी पे लिखा है कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहां पर बनाई गई है, किस देश में? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चाइना देश में। तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे गहरी प्रयोगशाला है ये चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। और ये प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण है? तो इसका 13वां संस्करण है। और इसी क्रम में हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 23 आयोजित किया गया है? तो विनवेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और वियतनाम देश के बीच में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन पूछा जाए कि आयोजन किस देश में किया गया है तो वियतनाम देश में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वैशाली। वैशाली आपकी मैम का भी नाम है। ठीक है, और ये भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। हम डिटेल की बात करें तो जो आर वैशाली है ना ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 84वीं और महिलाओं के क्रम में भारत की तीसरी महिला है। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर होता क्या है तो विश्व शतरंज संगठन है फीडे, और फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली ये सर्वोच्च उपाधि होती है। ओके, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम क्या है? तो ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम है आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर वैशाली अभी 2023 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। और इनके भाई जो हैं आर प्रज्ञानंद, ये वर्ष 2018 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। इस प्रकार से ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी बन जाती है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसरो क्या है? सबसे पहले याद रखो, इसरो अपने देश की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो की एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है VR ललितांबिका, ओके। और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और इनको यह सम्मान क्यों दिया गया है? तो भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम आज के इस वीडियो में दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, और पूरे साल में जितने भी टॉपिक करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, लगभग 50 से ज्यादा टॉपिक करंट अफेयर्स के बनते हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी टॉपिक पर हमने वीडियो भी बनाया है, लेकिन वीडियो देखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप कम समय में ज्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इस ई बुक में आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। हाँ, हम बात करें कि कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो 5000 से ज्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है हमारी। इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की बात करें तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में भी लगभग 5100 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साइंस की ई बुक भी है, मतलब 3 ई बुक है हमारी, और तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना एग्जाम यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो तो हमारी तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस सूचकांक में अपना देश भारत 7वें स्थान पर रहा है। दोस्तों 3 संस्थान हैं, 3 संस्थान मिलकर इस सूचकांक को जारी करती हैं। एक है जर्मन वॉच, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन 3 संस्थानों के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो सूचकांक है ना, ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। वो 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? एक तो ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन है, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 की हम बात करें तो इस सूचकांक में जो पहले के 3 स्थान हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्थान खाली रखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि पहले 3 स्थानों में जगह दी जाए, ठीक है। बाकी हम बात करें कि चौथे स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क, 5वें स्थान पर एस्टोनिया, 6वें स्थान पर फिलीपींस और 7वें स्थान पर अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है अंकोर वाट मंदिर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर की यदि हम बात करें तो अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया देश में स्थित है। कहां पर? कंबोडिया देश में। और उसको दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो मंदिर है ना, ये कंबोडिया देश में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीकांक नदी के किनारे स्थित है। और कौन से भगवान का ये मंदिर है? तो भगवान विष्णु का ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखना, अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है?
तो 500 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, इसका नाम क्या है? तो दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी हुआ है और इस महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज कर ली है और मैप भी जारी कर दिया है। इस महाद्वीप का नाम रखा गया है जीलैंडिया, ठीक है। और ये जो महाद्वीप है ना, इसका 94% भाग पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाया जाएगा। कैसे? महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितनी महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो लगभग 15,000 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से फसलों में दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिशा नायक। और यदि हम बात करें कि ये दिशा नायक किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। ये क्रैश फायर टेंडर क्या होता है? तो क्रैश फायर टेंडर एक विशेष अग्निशमन इंजन है जिसका उपयोग हवाई अड्डों, सैन्य हवाई अड्डों और हवाई अड्डों पर विमान बचाव और अग्निशमन के लिए किया जाता है। और इसी को ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला बन गई हैं दिशा नायक। और मैंने बता दिया है कि ये दिशा नायक कहां से बिलोंग करती हैं? ये गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, और इसको नाम दिया गया है स्वरवेद महामंदिर, कहां पर स्थित है? जिसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, इसको नाम दिया गया है स्वरवेद, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है दिसंबर 2023 में, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, ये 7 मंजिला है। कितनी मंजिला मंदिर है? 7 मंजिला मंदिर है। और इस मंदिर में लगभग 20,000 से ज्यादा साधक एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात के गरबा नृत्य के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिचेल स्ट्रोक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी 19 दिसंबर 2023 को हुई है, ठीक है। और इस नीलामी में 13 देशों के 332 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टोर्स बने हैं। इनको 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और किस टीम ने इनको खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर टीम ने इनको खरीदा है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों की यदि हम बात करें तो हर्षल पटेल बने हैं, ठीक है। और हर्षल पटेल भारतीय तेज गेंदबाज हैं। और इनको किस टीम ने खरीदा है? तो इनको पंजाब किंग्स टीम ने खरीदा है। और पंजाब किंग्स टीम ने इनको कितने रुपए में खरीदा है? तो 11.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी कि नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? पहली बार किसी महिला ने नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है आईपीएल में। और उस महिला का नाम क्या है? मल्लिका सागर उस महिला का नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो है ये म्यांमार बन गया है। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? दुनिया के सबसे बड़े
ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? कहां पर? गुजरात के सूरत में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सूरत शहर के खाजोद गांव में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र है। और आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि सूरत जो है ये दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर को। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई कब थी? तो 2 और 3 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर के दिन को हुई थी। सन पूछा जाए तो 1984 आप कहेंगे। ठीक है, किस फैक्ट्री में ये घटना हुई थी? तो भोपाल की एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, यहां पर घटना हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कितने लोगों की मौत हो गई थी? तो लगभग 15,000 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर अपंग हो गए थे, घायल हो गए थे। और इस हादसे का जो मुख्य आरोपी है इसका नाम पूछा जाता है वॉरेन एंडरसन इसका नाम था। और यही उस टाइम कंपनी का CEO था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या बताया मैंने आपको? तो यूनियन कार्बाइड इस कंपनी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 दिसंबर को अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि होती है और इसी के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? मुक्ति होता है। ठीक है, और इस दिन अम्बेडकर जी के अनुयायी और अन्य भारतीय नेता उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अम्बेडकर साहब की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और दोस्तों अम्बेडकर साहब विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और अम्बेडकर साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे और इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता की यदि हम बात करें तो इनका नाम है संजीव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संजीव को यह अवार्ड इनके उपन्यास के लिए दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? मुझे पहचानो। ठीक है, और संजीव कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है नीलम शरण गौर के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि किस उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो रिक्किम इन राग जानकी उपन्यास के लिए दिया गया। और जो नीलम शरण गौर है ना, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। यदि हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं के लिए राजस्थानी और अंग्रेजी टोटल 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी या फिर स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, 2023 के विजेताओं की सूची की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया, उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहेर को दिया गया, संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्र को दिया गया, मैथिली भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को दिया गया है। टोटल 24 भाषाओं में दिया गया है, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और मैथिली 5 भाषाओं में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया। दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 भी दिए गए हैं, तो आपको बताना हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार
राय के लिए। उपन्यास भी पूछा जाता है, किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की बात करें, ठीक है, ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें 3-4 पढ़ना है। हिंदी भाषा के लिए पढ़ना है अतुल कुमार राय के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए पढ़ना है अनिरुद्ध कनिष शेट्टी के लिए, उर्दू में भी पूछा जाता है तौसीफ वरेलवी के लिए, और संस्कृत में भी पूछा जाता है तो मधुसूदन मिश्र के लिए। ये रचना कृति कि किस रचना किस कृति के लिए दिया गया, ये आप लोग पढ़ लेना, मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बाद में आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप रिवीजन भी कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया है। बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए हैं अभी, हिंदी भाषा के लिए आपको बताना है कि किसको दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यनाथ सिंह के लिए ये अवार्ड दिया गया। किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो कौतुक ऐप पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल नहीं होंगे जिन्हें भारत की ओर से मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भेजा गया था। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह 2024 यानी कि 26 जनवरी 2024, ठीक है, और इसमें मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत ने भेजा था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए, लेकिन जो बाइडेन ने किन्हीं कारणों के चलते मना कर दिया है कि भैया हम चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और इससे पहले यदि हम बात करें कि 2023 में जो गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट थे वो किस देश के थे, तो वो थे मिस्र के प्रेसिडेंट। ठीक है, और मिस्र के प्रेसिडेंट कौन थे, तो अब्देल फतह अल सीसी थे। ओके, और इसी क्रम में यदि हम नेक्स्ट वन की बात करें, अब जो बाइडेन ने तो कर दिया मना, तो जो बाइडेन के इनकार के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का मुख्य अतिथि बनाया है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए बनाया है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, यही जो है ये 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में नए सीएम बने हैं। ठीक है, तो हम सभी को एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, और इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया है। मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, और ये किस सीट से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, तो उज्जैन दक्षिण सीट से ये चुनाव जीते हैं। विधानसभा सीट आपके एग्जाम में पूछी जाएगी जरूर। और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बने हैं, क्योंकि भाजपा अभी 3 राज्यों में चुनाव जीती है और इसने ये फॉर्मूला अपनाया है 2+1 का, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम तो होता ही है ना, मतलब हर राज्यों में 2 डिप्टी सीएम रखे हैं। ठीक है, तो एक डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल हैं, दूसरे हैं जगदीश देवड़ा। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये वही नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि मोदी जी की कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से थे। ठीक है, और इनको कृषि मंत्री मतलब मोदी जी ने कहा कि भाई जाओ आप, मध्य प्रदेश में स्थिति गड़बड़ है, वहां पे आप चुनाव जीतो और आसपास की सीटों पर चुनाव जिताओ। तो ये आए और चुनाव जीते और जिताया भी, और इनको अब विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। एमपी के गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के गवर्नर हैं। और इसी क्रम में राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है और यहां पर सीएम बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं और उनको डायरेक्टली सीएम बना दिया गया है। और मैंने बताया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा। किस सीट से ये चुनाव जीते हैं, तो सांगानेर विधानसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। 2+1 मैंने बताया, 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, तो यहां पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक दिया कुमारी और दूसरे प्रेम चंद्र बिरवा। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वासुदेव देवनानी और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ओके, और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है और यहाँ पर पहले आदिवासी सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। कौन सी विधानसभा से ये चुनाव जीते हैं, तो कुनकुरी सीट से ये चुनाव जीते हैं। यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक तो अरुण साव हैं और दूसरे हैं
विजय शर्मा। और विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और इसी क्रम में तेलंगाना में भी अभी नए सीएम बने हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी है। और तेलंगाना के नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तेलंगाना के जो रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं ये किस सीट से चुनाव जीते हैं? तो कोडांगल सीट से ये चुनाव जीते हैं। एक डिप्टी सीएम बने हैं, एक बने हैं। अभी 3 राज्यों में हमने 2 पढ़े क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है। और यहाँ की डिप्टी सीएम का नाम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए गद्दाम प्रसाद कुमार और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिजोरम के नए सीएम। तो मिजोरम के नए सीएम बने हैं लाल दुहोमा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिजोरम में सरकार किसकी बनी है? जेडपीएम की। जेडपीएम मतलब जोरम पीपल्स मूवमेंट। और यहाँ के सीएम बने हैं लाल दुहोमा। किस सीट से चुनाव जीते? तो सरचिप सीट से ये चुनाव जीते हैं। यहाँ पर एक ही डिप्टी सीएम बने हैं सबदंगा। और यहाँ के जो स्पीकर बनाए गए हैं उनका नाम है लाल ब्याकजामा। और गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्बमपति मिजोरम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन 17 दिसंबर 2023 को किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। और अटल स्वास्थ्य मेला इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टेचू का अनावरण किया गया? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर साहब वी आर अंबेडकर के मोम के स्टेचू का अनावरण किया गया है। अनावरण कब किया गया? तो 6 दिसंबर को किया गया। और 6 दिसंबर को मैंने आपको अभी पढ़ाया था क्या होता है? महापरिनिर्वाण दिवस होता है, ठीक है। तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टेलर स्विफ्ट के लिए। यदि हम टेलर स्विफ्ट की बात करें, ये कौन है? ये अमेरिकी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन है रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? तो रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले हादसे को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा कवच प्रणाली को पेश किया है। एक स्वदेशी प्रणाली है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि दबाव तरंगों का महसूस करके हाथियों के पैरों से उत्पन्न कंपन को पहचानेगा और जानकारी ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज देगा। और स्टेशन मास्टर क्या करेगा? स्टेशन मास्टर जो है वो ट्रेन को रोक देगा और हादसा टल सकता है। ऐसे में हाथी भी बच जाएगा और जो बड़ी दुर्घटना हो जाती है वो दुर्घटना भी बच जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में यदि हम बात करें अपने देश की रैंकिंग क्या है, तो इस रैंकिंग में अपना देश भारत 4th पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा है? तो दोस्तों आईटीबीपी के डीजी कौन है वर्तमान में? आईटीबीपी के वर्तमान में डीजी हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और इनको सीआरपीएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो सीआरपीएफ के डीजी थे एसएल थाउसेन ये क्या हो गए हैं? ये रिटायर्ड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कुल कितने मामले पाए गए हैं? तो भारत में वर्ष 2022 में टोटल मलेरिया के केस पाए गए हैं 33,89,000। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो इसको शॉर्ट में बीबीसी कहा जाता है, ठीक है। और बीबीसी क्या है? तो सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्कों में से एक है। ये दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है।
और इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनका नाम क्या है, समीर शाह है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शुभमन गिल। ठीक है, और इस सूची में टॉप पर कौन है? तो रचिन रविंद्र हैं। रचिन रविंद्र इनका नाम आप जानते होंगे। रचिन रविंद्र कौन है? तो ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में खेलते हैं। ठीक है, याद रखना है, रचिन रविंद्र कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर हैं और इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दी बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नवंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है पुरुषों की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के लिए और महिलाओं की कैटेगरी में बांग्लादेश की क्रिकेटर नाहिदा अख्तर के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? नए भारत का संवेदना, ये पुस्तक पीएम नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है और इस पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेवियर मिलेई जो हैं ये अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव जीता है। तो इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्देल फतेह अल सीसी। और मैंने बताया था कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के चीफ गेस्ट कौन बनाए गए थे? यही बनाए गए थे, अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2023 किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की टीम ने। ठीक है, और बांग्लादेश की टीम ने किसको हराया है? तो यूएई को हराया है। ठीक है, कितने रनों से हराया है? तो 195 रनों से हराया है। ठीक है, और पहली बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2023 के खिताब अपने नाम किया है। यदि हम बात करें कि इस कप का आयोजन कहां पर किया गया, तो दुबई के यूएई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो संस्थानों को यह अवार्ड दिया गया। एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और दूसरा है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों डिटेल की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राय के जॉर्ज को यह सम्मान दिया है और दोनों संगठनों को यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुभंकर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए शुभंकर बनाया गया उज्ज्वला के लिए। ठीक है, उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है। ठीक है, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें, आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ठीक है, और 10 से लगाकर 17 दिसंबर 2023 तक आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण। ठीक है, जब पहला संस्करण है ना तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और इसी क्रम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में
किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य ने। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पदक तालिका में हरियाणा राज्य टॉप पर रहा है। टोटल 105 पदक जीते हैं हरियाणा ने। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और गुजरात चौथे स्थान पर रहा है। बताओ किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया? लाकडोंग हल्दी ये कहां की हल्दी है? मेघालय राज्य की, और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट होल माइनिंग तकनीक के माध्यम से। हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि ये घटना काफी चर्चाओं में रही है। तो ये जो घटना है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलकियारा टनल में हुई और 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन की वजह से इस टनल का रास्ता बंद हो गया था और रास्ता बंद हो जाने की वजह से 41 मजदूर फंस गए थे और मजदूरों को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो गई। ठीक है, तब क्या हुआ, तो 6 रेट माइनर हैं उन्होंने अपनी हाथों से खुदाई करके 28 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया। रेट होल माइनिंग तकनीक क्या होती है? तो रेट का मतलब होता है चूहा, होल का मतलब होता है छेद और माइनिंग का मतलब होता है खुदाई, यानी कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना इस तकनीक का मतलब होता है। मतलब जो 6 माइनर थे इन्होंने हाथों से खुदाई करके इन मजदूरों को बाहर निकाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम क्या है जो कि उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग दुर्घटना के बाद राहत अभियान में लगातार वहां पर मौजूद रहे? तो अंतरराष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम है आर्नोल्डक डिक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय टीवी शो के प्रसिद्ध एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन 5 दिसंबर 2023 को हो गया है? तो दोस्तों याद रखना, जो दिनेश फडणवीस हैं ये सीआईडी शो के एक्टर थे। ठीक है, और सीआईडी में इन्होंने इंस्पेक्टर फ्रेडरिक की भूमिका निभाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओमान के सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैतम बिन तारिक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस इस्लामिक देश के राष्ट्र अध्यक्ष के निधन पर भारत ने 17 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा को आधा झुका दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कुवैत के राष्ट्र अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो कुवैत के राष्ट्र अध्यक्ष नवाफ अल अहमद अल सबा के निधन पर भारत ने 17 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया। ठीक है, और जो कुवैत के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं ना, इनको अमीर कहा जाता है और कुवैत के अमीर कौन थे? नवाफ अल अहमद। ठीक है, इनका निधन 16 दिसंबर 2023 को हो गया था। ठीक है, तो अभी कुवैत के नए अमीर कौन बन गए हैं, यानी कि कुवैत के नए राष्ट्र अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसाल अल अहमद अल सबा। क्वेश्चन है, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो आईपीसी को खत्म करके वीएनएस को लागू किया जाएगा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जाएगा। इसमें आईपीसी की कई सारी धाराएं खत्म की जाएंगी, कई सारी धाराओं में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में अभी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी को भी खत्म किया जाएगा और सीआरपीसी को खत्म करके बीएनएसएस संहिता को लागू किया जाएगा, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जाएगा। और इसी क्रम में अभी इंडियन एविडेंस एक्ट को भी खत्म किया जाएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके बीएसएस को लागू किया जाएगा, यानी कि भारतीय साक्ष्य संहिता को लागू किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के लिए, यानी कि हार्दिक पांड्या के लिए। ठीक है, पुरुष कैटेगरी में ये भारत के फुटबॉलर हैं और GD वार्ड महिला कैटेगरी में ये कहां की हैं? तो ये नीदरलैंड की फुटबॉलर हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सुरक्षा में
चूक के मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? तो अभी संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी? 13 दिसंबर को। लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा होती है, जिसको हम विजिटर गैलरी बोलते हैं, वहां से 2 लोग सदन में कूद गए और अपने जूतों में उन्होंने स्मोक कैन छुपा रखी थी। तो स्मोक कैन को सदन में फेंक दिया, तब जाके सांसदों ने उनको घेर कर पकड़ा था। इसके बाद सिक्योरिटी भी वहां पर आ गई थी, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। सीआरपीएफ के डीजी का नाम क्या है? अनीश दयाल सिंह इनका नाम है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को दे दिया है? तो अभी तक संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जो जिम्मा है ये दिल्ली पुलिस के पास हुआ करता था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ये जिम्मा सौंप दिया है सीआईएसएफ के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जावेद अख्तर के लिए। और जावेद अख्तर ये अनुभवी लेखक और गीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी के लिए यह सम्मान दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बात है वर्ष 1971 की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में भारतीय सैनिकों की बहादुरी को सलाम करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इस क्रम में पूछा जाएगा गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हम डिटेल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। फिर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त किया गया। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा का जो स्थापना दिवस है ये अलग है। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 2 भारतीयों को। एक तो हैं विजय अमृतराज और दूसरे हैं लिएंडर पेस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में फ्रांस में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों फ्रांस में अपने देश के जो तमिल कवि और दार्शनिक हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनके नाम क्या है? तिरुवल्लुवर इनका नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात है 10 दिसंबर 2023 की। तो 10 दिसंबर 2023 में फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर की बात करें तो ये दक्षिण भारत के महान संत माने जाते हैं। उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है और इनको दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चाइना देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड टस्क जो हैं ये पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आयोजन कहां पर किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी थीम क्या रही है? शांति से समृद्धि इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने किस समिट में मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया अभियान शुरू करने का आग्रह किया है? तो किस समिट में किया है, किस सम्मेलन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मेक इन इंडिया की तर्ज पर मोदी जी ने आग्रह किया है
कि मेड इन इंडिया अभियान शुरू कीजिए। इसका मतलब क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है भारत के अंदर ही शादी करना। देश विदेश में शादी क्यों करना अपने बेटा बेटी की? ठीक है, मेड इन इंडिया अभियान का उद्देश्य है देश के अंदर ही अपने बेटे और बेटियों की शादी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया है। इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? तो इस अमेंडमेंट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 114 सीटों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले 107 सीटों का प्रावधान था, अब 107 सीटों से बढ़ाकर 114 सीटों का प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें यदि, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो पीओके है, इसके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? तो पीओके के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2019 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो राष्ट्रपति के फैसले के जरिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। ठीक है, केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। ठीक है, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की जो संविधान पीठ बनाई थी ना, इस पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम आर्टिकल 70 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। यानी कि जो धारा 370 हटाई गई थी ये हटी रहेगी। ठीक है, मतलब कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का जो फैसला है ये बरकरार रहेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए किस आयोग की स्थापना का निर्देश दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इसमें नया क्या प्रावधान किया गया है? तो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 में अदालत में दलालों की भूमिका पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिड शब्द के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। अब बताओ, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। चूंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए हम बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फट गया? जब भी किसी देश के ज्वालामुखी फटता है ना तो उसका नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि वो किस देश का ज्वालामुखी है। तो अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है और इसमें अभी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष को शुरू किया है बिहार सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष को शुरू किया है। इसके तहत में प्रत्येक शिक्षक कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के 5-5 छात्रों को चिन्हित करेगा और विद्यालय की गतिविधि समाप्त होने के बाद उन छात्रों को पढ़ाएगा। बिहार ने इस मिशन को शुरू किया है। तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हैं, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल वर्ल्ड एड्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें 3 दिसंबर को तो 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ओके, एड्स दिवस की बात करें तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें। और ये दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया। एड्स की बात करें, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और एड्स
किससे होता है? वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। और HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। और 2023 में इस दिवस की थीम क्या रही है? समुदायों को नेतृत्व करने दें, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंसा के मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है? तो दोस्तों एक हिंसा हुई थी, यूएस कैपिटल हिंसा, ठीक है। और इसी हिंसा की वजह से एक अमेरिकी राज्य है कोलोराडो, ठीक है। और इस राज्य का सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। मतलब ये अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 21 दिसंबर 2023 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 अगस्त 2023 को करी थी। थीम क्या रही है? बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्र से बने तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मनाई है? तो मिचोंग जो तूफान है ये किस समुद्र से बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? तो किस उम्र की महिलाओं के लिए दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28, इसको शॉर्ट में कोप इंडिया 28 कहा जाता है। तो बताइए कोप इंडिया 28 समिट कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट में कोप 28 कहा जाता है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। अच्छा, हम बात करें कोप 28, तो सबसे पहले कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूएन क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए उचित कदम उठा सकें। अभी कोप इंडिया 28 समिट के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा मचाया? तो किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने हंगामा मचाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लिसिप्रिया कंगुजम ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लिसिप्रिया कंगुजम है ये कहां से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। काफी उम्र की ये जलवायु कार्यकर्ता हैं अपने देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कोप इंडिया 28 शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन को लेकर क्या सहमति बनाई गई? तो जब हंगामा उठाया है अपने देश की बेटी ने, और अपनी देश की बेटी कोई मुद्दे पर बात करे और वो काम ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जीवाश्म ईंधन को लेकर फैसला क्या किया गया है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, ठीक है, ये फैसला किया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में सिक्किम की किस झील में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना हुई जिससे हजारों लोगों को नुकसान हुआ? तो ये घटना सिक्किम की किस झील में हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण ल्योनक झील में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस घटना से 4 जिले लगभग तबाह हो गए हैं। अच्छा, ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना है ये क्या है? अचानक तथा संभावित रूप से विनाशकारी बाढ़ की घटना होती है ये। और इस घटना में ग्लेशियर में मौजूद पानी का एक पिंड पिघलकर बाहर निकल जाता है। इसको जोकल होप कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। भूकंप भी एक कारण हो सकता है, अधिक वर्षा भी एक कारण हो सकता है, या फिर बर्फीले भूस्खलन भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में पूरे साल चालू रहने वाले भारत के पहले आर्कटिक रिसर्च सेंटर का नाम बताइए। तो पूरे साल चालू रहने वाले भारत के पहले आर्कटिक रिसर्च सेंटर का नाम है हिमाद्री। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो आर्कटिक क्षेत्र में पूरे साल चालू रहने वाला भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च सेंटर हिमाद्री बन गया है। अब ये पूरे साल चालू रहेगा। यहाँ पर सर्दियों में भी
रिसर्च के काम होते रहेंगे। हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में न्यू एलेसुंड द्वीप पर स्थित है, ठीक है, और नॉर्वे की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुस्तक ब्रेकिंग दी मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने लिखी है। एक का नाम है रघुराम राजन, और रघुराम राजन जो हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और रोहित लांबा ये भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बताइए भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन पर भारतीय ध्वज फहराया है। दोस्तों याद रखना, जो माउंट विशन है ना, एक किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इस चोटी पर शेख हसन जो कि भारतीय हैं, इन्होंने ध्वज फहरा दिया है, ठीक है। और शेख हसन की बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरला राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर बनेगा, यानी कि देश की पहली एआई सिटी कौन सी सिटी बनेगी? लखनऊ। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस भाषाई सिनेमा के एक्टर और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन 28 दिसंबर 2023 को हो गया। तो दोस्तों याद रखना, जो विजयकांत हैं ये डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे और ये तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध एक्टर थे। इनका निधन 28 दिसंबर 2023 को हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या धाम जंक्शन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदले गए, जैसे अयोध्या रेलवे जंक्शन, इसका अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़ कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट। मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। इलाहाबाद का नाम कर दिया प्रयागराज। तो ये सारी बदले गए नाम आपको याद रखना है। किस भारतीय वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के लेखक सेरिंग तासी को साहित्य अकेदमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो ये जो सेरिंग तासी हैं ये कहाँ के लेखक हैं, किस देश के लेखक हैं? तो ये भूटान के लेखक हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाले दुनिया के पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जो कि भारत में निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है आकाश। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश के गांसू और किंगाई प्रांत में दिसंबर 2023 में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया? किस पड़ोसी देश में आया है? चाइना में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर वाली जर्सी को रिटायर्ड कर दिया है? तो किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में बीसीसीआई ने 7 नंबर वाली जर्सी को रिटायर्ड किया है? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए रामचंद्रन का निधन 1 दिसंबर 2023 को हो गया। तो पीएम रामचंद्रन ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध लेखक थे, इंजीनियर थे और पर्यावरण वैज्ञानिक थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी कथन सही हैं, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। बताइए जूनियर महमूद के नाम से मशहूर अभिनेता का निधन 8 दिसंबर 2023 को हो गया है। उनका असली नाम क्या था? जूनियर महमूद के नाम से प्रसिद्ध थे नईम सैयद। क्या था इनका वास्तविक नाम? नईम सैयद। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मानव
अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार वर्ष 1948 में मनाया गया था। उद्देश्य क्या है? लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। हम थीम की बात करें तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, एकदम अपडेट ई बुक आपको दी जाएगी, ठीक है। और हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको भी आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक को भी परचेस कर लीजिए। इन सारी ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को और भी मजबूत बनाइएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, फटाफट से यदि आप चाहें तो 1-2 फैक्ट इनके बारे में लिख सकते हैं। वीडियो आपको बेशक पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।